तो चलिए फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन देख लेते हैं एनएवी को कैलकुलेशन करने का। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है, जो कि ये कहता है कि अ म्यूचुअल फंड कंपनी हैज़ द फॉलोइंग एसेट्स अंडर इट ऑन द क्लोज ऑफ द बिजनेस एज ऑन 1 फरवरी 2012 एंड 2 फरवरी 2012। कंपनी के नाम दिए हुए LMNNP, नंबर ऑफ शेयर्स 20,000, 30,000, 20,000, 60,000। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक म्यूचुअल फंड कंपनी है जिन्होंने एल लिमिटेड, एम लिमिटेड, एन लिमिटेड और पी लिमिटेड, इन 4 कंपनी में इतने नंबर ऑफ शेयर्स की शेयर होल्डिंग की हुई है, मतलब पैसे लगाए हुए हैं। और इन शेयर्स की जो मार्केट वैल्यू है, यानी कि मार्केट प्राइस पर शेयर है, 1 फरवरी 2012 को इतनी दी हुई है और 2 फरवरी की इतनी दी हुई है। टोटल नंबर 6 लाख यूनिट्स इशू कर रखे हैं मार्केट में। हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए, सबसे पहले मांग रहा है कैलकुलेट एनएवी ऑफ द फंड। तो चलिए देखते हैं सॉल्व कैसे होगा। सॉल्व ये ऐसे होगा कि सबसे पहले हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट 6 लाख है। अब मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सबसे पहले हम निकालेंगे। मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स, जैसा कि हमने सीखा था कि मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट के दो तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका ये है कि आपके पास अलग अलग कंपनी में अपने पैसे लगाए हुए हैं और अलग अलग नंबर ऑफ शेयर आपने परचेस किए हुए हैं। अगर मैं इस नंबर ऑफ शेयर्स को उनकी मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। वही हमने यहाँ पर भी किया है कि कंपनी LMNP, उनके शेयर्स मार्केट प्राइस एज ऑन 1 फरवरी को जो उनकी मार्केट प्राइस थी, 1 फरवरी को जो उनकी मार्केट प्राइस थी, उसे हमने मल्टीप्लाई किया शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस, तो हमें मार्केट वैल्यू मिल गई। तो मार्केट वैल्यू का फिर हमने समेशन किया, तो 4,73,02,000 रुपीज़ आपकी नेट एसेट्स मार्केट वैल्यू आ जाएगी। अब हमें पता है कि नेट एसेट्स मार्केट वैल्यू को हमको नेट एसेट्स बुक वैल्यू तक पहुंचना है। इस क्वेश्चन में हमारे पास बाकी डिटेल्स नहीं दी हुई है, जैसे कि अक्रूड इनकम या फिर अक्रूड एक्सपेंसेज या अदर लाइबिलिटीज, ये नहीं दी हुए हैं, मतलब हम उनको नील अज्यूम करेंगे। और अगर नील अज्यूम करेंगे तो नेट एसेट्स मार्केट वैल्यू ही नेट एसेट्स बुक वैल्यू बन जाएगा। तो नेट एसेट बुक वैल्यू भी आपके पास 4,73,02,000 हो जाएगी। नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट 6 लाख यूनिट क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो पहला कैलकुलेशन काफी सिंपल था। एनएवी इज इक्वल टू नेट एसेट्स बुक वैल्यू को डिवाइड कर दोगे आप नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट से, तो आपको एनएवी मिल जाएगी। तो पहला पार्ट तो हमने क्वेश्चन का सॉल्व कर लिया, जिसमें था कि कैलकुलेट द एनएवी ऑफ द फंड। दूसरा है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन अज्यूमिंग वन मिस्टर ए सबमिट्स अ चेक ऑफ 30 लाख रुपीज to the mutual fund and the fund manager of this company purchases 8,000 shares of M Limited and the balance amount is held in bank. In such a case, what would be the position of the fund? क्वेश्चन में पोजीशन ऑफ द फंड मांगा है, तो पोजीशन ऑफ द फंड में हम पूरी मार्केट इन्वेस्टमेंट फिर से निकालेंगे। क्वेश्चन में हो क्या रहा है? क्वेश्चन में ये हो रहा है कि एक मिस्टर ए है, यूनिट होल्डर है, उसने क्या किया, 30 लाख रुपीज़ दे दिए म्यूचुअल फंड कंपनी को कि ये 30 लाख रुपए मेरे रखो और शेयर मार्केट में लगा दो। फंड मैनेजर ने क्या किया, उससे 30 लाख रुपए ले लिए। अब इस 30 लाख में से कुछ पैसे उसने लगा दी एम लिमिटेड में। एम लिमिटेड में जो पैसे उसने लगाए वो 8,000 शेयर्स परचेस करने के लगाए। तो इसका मतलब ये निकलेगा सिंपली कि 8,000 शेयर्स को उनकी मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करूंगा, उतने पैसे मैंने परचेस कर लिया होगा शेयर्स। मान के चलो फॉर एग्जांपल 10 रुपये का एम का लिमिटेड का शेयर था फॉर एग्जांपल, हम क्वेश्चन की डेटा में जाएंगे, बट लॉजिकली अगर अपन बात करें तो अगर मैं बोलता हूँ 10 रुपये का एक शेयर है एम लिमिटेड का, तो 8,000 शेयर परचेस करने फंड मैनेजर्स को, तो 80,000 रुपये वो देगा। यहाँ पे एंट्री और एग्जिट लो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है या ब्रोकरेज नहीं दी हुई है, तो हम उसको कंसिडर भी नहीं करेंगे। सो 80,000 रुपीज़ लग गए, 30 लाख रुपए में से 80,000 तो सिर्फ एम लिमिटेड लग गए। बाकी पैसा, तो बाकी पैसा बैंक में, किसके बैंक अकाउंट में? म्यूचुअल फंड कंपनी के बैंक अकाउंट में। तो म्यूचुअल फंड की जब एसेट्स मतलब बैलेंस शीट बनेगी, तो उसके एसेट साइड में जो कैश एट बैंक यानी कि बैंक अकाउंट का जो बैलेंस दिखेगा, उसमें ये 30 लाख रुपए में से 80,000 माइनस करके जो बैलेंस रहेगा वो दिखेगा। तो भी एक म्यूचुअल फंड कंपनी के लिए एसेट ही हो गया वो कैश, क्योंकि वो पैसा फिर कल को कहीं और भी लगा सकते हैं वो। तो ये बात समझने वाली थी। तो चलिए अपन पोजीशन थी फंड निकालते हैं। अभी क्या चेंज हो रहा है आप देखिए। मैंने जो जो चीज़ें चेंज हो रही है उसको मैंने रेड में लिखा है और बाकी चीज़ें ब्लैक में ही हैं। तो देखिए बाकी सब चीज़ें सेम रहेगी। एल का शेयर्स उसका मार्केट प्राइस 1 फरवरी का ही कैलकुलेट होगा, तो 312.4, 361.2 और 505.10। तो ये मार्केट प्राइस तो वही प्रिवेलिंग थी। अभी हुआ क्या, चेंज कहाँ पर आया? चेंज ये यहाँ पर आया कि एम लिमिटेड के 30,000 शेयर्स पहले से म्यूचुअल फंड कंपनी ने ले रखे थे, अब 8,000 शेयर्स और ले लिए, तो टोटल हो गया 38,000। उसकी मार्केट प्राइस जो चलती 312.4, तो मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1,18,71,200 ये हो जाएगी। लेकिन इसमें एक बार ध्यान देने वाली है कि कितने पैसे लग गए और कितने पैसे अभी म्यूचुअल फंड कंपनी के हाथ में है, वो भी इसकी एक एसेट में ही आएगी। तो इसके एसेट में इसका कैश जो लास्ट में कैश दिख रहा है, कितना दिख रहा है? 5,08,000। इसका कैलकुलेशन चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले वर्किंग नोट में हमने निकाला है कि टोटल अमाउंट रिसीव फ्रॉम मिस्टर ए वॉज 30 लाख रुपीज माइनस अमाउंट इन्वेस्टेड इन एम लिमिटेड। एम लिमिटेड में एक्स्ट्रा अमाउंट कितना इन्वेस्ट हुआ? वो हुआ 8,000 शेयर्स परचेज किए 312.40, जो उसकी मार्केट प्राइस चल रही थी 1 फरवरी को। तो हमने टोटल पैसे कितने लगे थे? 24,99,200। तो हमारे पास कितना बैंक में पैसा बचेगा? 5,08,000।
ये 5,08,000 लगे म्यूचुअल फंड कंपनी के एसेट की साइड में ही आएगा 5,08,000। तो टोटल जब हम इनका समेशन करेंगे तो नेट एसेट की मार्केट वैल्यू क्या न्यू बन जाएगी 5,03,02,000 और नेट एसेट बुक वैल्यू भी वही होने वाली है क्योंकि बाकी डेटा क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ। अब नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स भी यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। क्यों चेंज हो जाएंगे? ये ऐसे चेंज हो जाएंगे कि जो 8,000 शेयर्स म्यूचुअल फंड कंपनी ने खरीदे एम लिमिटेड के, तो 8,000 शेयर्स उसकी होल्डिंग बढ़ गई, किसकी? म्यूचुअल फंड कंपनी की। लेकिन अब म्यूचुअल फंड कंपनी को जो 30 लाख रुपए मिले उसके बदले में ए को कुछ म्यूचुअल फंड यूनिट्स देने हैं। वो कितने देगी? वो इतने देगी कि 30 लाख रुपए उससे लिया डिवाइडेड बाय जो प्रिवेलिंग एनएवी चल रही होगी, जो भी उससे डिवाइड करें तो नंबर ऑफ जो म्यूचुअल फंड यूनिट्स आएंगे वो एक्स्ट्रा दे दिए ए को। तो टोटल ट्रांजैक्शन क्या हुआ मैं एक बार समराइज कर लेता हूँ। मिस्टर ए ने म्यूचुअल फंड कंपनी को 30 लाख रुपीस का चेक दिया। म्यूचुअल फंड कंपनी ने 30 लाख के हिसाब से अपनी एनएवी जो उनकी प्रिवेलिंग थी डिवाइड करके जो म्यूचुअल फंड यूनिट्स बने वो एडिशनल इशू कर दिए ए को। अब म्यूचुअल फंड कंपनी ने अब सेकंड स्टेप क्या लिया? सेकंड से म्यूचुअल फंड कंपनी ने ये लिया कि ये जो 30 लाख रुपीस उनके पास आ गए ये उन्होंने एम लिमिटेड में 8,000 शेयर्स परचेस करने में लगा दिए 24,99,200। इसके बाद जो पैसे उनके पास बचे उन्होंने बैंक अकाउंट में हेल्ड किए 5,08,000। तो ये पूरा समराइजेशन था कि म्यूचुअल फंड कंपनी कर क्या रही है। पहले पैसा ले रही है 30 लाख रुपए, म्यूचुअल फंड यूनिट खुद के इशू कर दे रही है। फिर यहाँ पे जो पैसा है उसका इस्तेमाल कर रही है शेयर्स को परचेस करने में, शेयर्स को परचेस कर लेती है, पैसा दे देती है कंपनी को, एम लिमिटेड को, और जो बचे हुए पैसे थे वो बैंक अकाउंट में हेल्ड करती है। दिस इज द एंटायर समरी ऑफ द ट्रांजेक्शन। तो अभी म्यूचुअल फंड कंपनी के हाथ में नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड जो यूनिट्स इशूड रहेंगे वो बढ़ चुके होंगे। कितने बढ़ चुके होंगे? 6 लाख तो पहले क्वेश्चन में दिया होता, अभी कितने देंगे? 30 लाख डिवाइडेड बाय 78.84। ये 78.84 कहाँ से आया? ये जो हमने फर्स्ट में कैलकुलेट किया था कि एनएवी कितनी चल रही थी, 78.84 चल रही थी, 78.84 चल रही थी। इसे हम डिवाइड करेंगे तो एडिशनल नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे, तो उसको ऐड करते हो 6,38,053 यूनिट्स आपके बन जाते हैं म्यूचुअल फंड यूनिट्स के। तो ये आपकी पोजीशन मांगी गई है, क्वेश्चन में मांगा गया पोजीशन ऑफ द फंड। तो जब भी आपसे पोजीशन ऑफ द फंड मांगा जाएगा तो आप नेट एसेट की बुक वैल्यू निकाल लेंगे और नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स निकाल लेंगे। आप एनएवी नहीं निकालेंगे क्योंकि आपको पोजीशन ऑफ द फंड मांगा गया है, आपको एनएवी नहीं मांगी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का तीसरा रिक्वायरमेंट है, फाइंड द न्यू एनएवी ऑफ द फंड एज ऑन 2 फरवरी 2012। अभी देखिए, अभी चेंज कहाँ पर आएगा? चेंज यहाँ पर आएगा कि अब तो एल के नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो सेम रहेंगे, बस एम के 30,000 हो चुके होंगे। बाकी सबके जो शेयर होल्डिंग है म्यूचुअल फंड कंपनी की वो भी सेम रहेगी। अब मार्केट प्राइस चेंज हो चुका है। अभी 2 फरवरी का हम मार्केट प्राइस लेंगे 20.5, 360, 383.1, 503.90। फिर शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स को मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो मार्केट वैल्यू आ जाएगी। मार्केट वैल्यू का समेशन कर लेंगे। इसमें भी देखिएगा, नोटिस कीजिएगा, कैश आपका 5,08,000 ही है। तो आपके पास नेट एसेट्स मार्केट वैल्यू 5,24,86,800 आ जाएगा। नेट एसेट की बुक वैल्यू भी आपकी सेम रहने वाली है। नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स आपके बढ़ चुके हैं, 6,38,053 हो चुके हैं। तो आपके पास एनएवी आ जाएगी 82.26। चेक कर लेते हैं। 78.84 हमारा आंसर राइट था। टोटल 5,03,2000 और नंबर म्यूचुअल फंड यूनिट्स 6,38,053 सेकंड का आंसर, और थर्ड का आंसर 82.26। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 4। अभी तक तो हमने डिस्कस कर लिया कि क्वेश्चन में अगर डिविडेंड नहीं है तो कैसे एनएवी निकालनी है। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन में अगर डिविडेंड का भी डेटा दिया हुआ है तो कैसे निकलेगी एनएवी। यहाँ पे लिखा हुआ है सी एन, यानी कि आपको कंसेप्ट नोटबुक में नोट करना है। एनएवी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स प्लस कर देंगे डिविडेंड पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स। ये आपको दे देगा नेट एसेट्स की बुक वैल्यू। और नेट एसेट्स की बुक वैल्यू तक पहुंचने के लिए नेट एसेट मार्केट वैल्यू आपको पता है कैसे पहुंची जाती है। तो अगर आपके पास नेट एसेट मार्केट वैल्यू है तो आप नेट से बुक वैल्यू तो पहुंच सकते हैं, और नेट से बुक वैल्यू तो पहुंच सकते हैं तो तो आप अंदर का कोई भी मिसिंग फिगर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, मिस्टर एक्स ऑन 1st of July 2007, मिस्टर एक्स on 1st July 2007 during the initial offer of some mutual fund invested in 10,000 units having face value of 10 rupees फॉर ईच यूनिट। मतलब मिस्टर एक्स ने 10 रुपये वाले म्यूचुअल फंड में 10,000 यूनिट्स परचेज कर लिए, यानी कि उसने 1 लाख रुपए दिए होंगे, 10 रुपये उसकी एनएवी चल रही होगी, यानी कि जब इनिशियल ऑफर आया होगा तो उसको 10,000 यूनिट्स मिल गए। और 31 मार्च 2008
The dividend paid by the mutual fund was 10%, and Mr. X found that his annualized yield was 143.33%. Annualized yield का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है मनी मार्केट यील्ड MMY, या फिर म्यूचुअल फंड चैप्टर में बोलें तो इफेक्टिव यील्ड पर एनम, इन सब का मतलब एक ही होता है। तो ऑन 31st March 2009 20% डिविडेंड वॉज गिवन, फिर से डिविडेंड दिया गया। ऑन 31st March 2010 Mr. X redeemed all his balance units of 11296.11 units when his annualized yield was 73.52%. What are the NAVs as on 31st March 2008, 31st March 2009 and 31st March 2010? तो हमसे पूछा गया कि तीन अलग अलग डेट्स 31st March 2008, 2009 एंड 2010 को NAV क्या थी। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक आपको टाइमलाइन दिया हुआ है जिसमें क्या दिया हुआ है, देखिए हमको गिवन क्या है, हमको ये दिया है कि 1 जुलाई 2007 को मिस्टर एक्स ने 10,000 यूनिट्स परचेज किए, NAV चल रही थी 10 रुपये, डिविडेंड उस समय कुछ नहीं था, एनुअलाइज यील्ड तो कुछ होनी ही नहीं है। फिर आया 31 मार्च 2008, हमको यहाँ पे यूनिट्स तो पता नहीं है, NAV भी नहीं पता, पर हमें ये पता है कि डिविडेंड 10% दिया गया था और एनुअलाइज यील्ड 153.33% थी। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 31st मार्च 2009, 31st मार्च 2010 की यूनिट्स हमने को पता नहीं है, NAV भी नहीं पता, बट इतना पता है कि डिविडेंड 20% दिया गया था, एनुअलाइज यील्ड भी नहीं पता। और 31st मार्च 2010 को अपने को ये पता है कि यूनिट्स कितने, 11296.11, ये उसके यूनिट्स हो चुके थे। उसने 10,000 से अपनी गाड़ी चालू की और उसकी गाड़ी आके रुकी 11296.11, मतलब अलग अलग टाइम पे उसके यूनिट्स बड़े होंगे। और ये बड़े कैसे होंगे, इसमें कंसेप्ट लगेगा डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट का, ये मैं आपको समझाता हूँ। और एनुअलाइज यील्ड आपको दी 73.52, हमको क्या निकालना है, हमको NAV निकालनी है। अभी देखिए क्या होता, क्या है होता, ये है कि हमने अभी तक ये सीखा हुआ है कि डिविडेंड जो है वो म्यूचुअल फंड कंपनी देती है यूनिट होल्डर को। ये देने के दो तरीके होते हैं, एक होता है डिविडेंड पे आउट, एक होता है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट। मान के चलिए 100 रुपये डिविडेंड कैलकुलेट हो रहा है। अब 100 रुपये डिविडेंड या तो म्यूचुअल फंड कंपनी आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देगी, मतलब आपके बैंक अकाउंट में आपको दे देगी, यानी कि आपके खाते में जमा कर देगी। दिस इज नोन एज डिविडेंड पे आउट। डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, म्यूचुअल फंड कंपनी चाहती है कि जो 100 रुपये है ये उनके पास ही रहें और ये कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हो पाए। तो इसलिए क्या करती है, ये 100 रुपये आपको बैंक अकाउंट में न देते हुए इस 100 रुपये के हिसाब से उनकी जो NAV चल रही थी, फॉर एग्जाम्पल NAV उनकी चल रही थी 10 रुपये, तो 100 रुपये डिवाइड बाई 10 रुपये यानी कि 10 म्यूचुअल फंड उनके यूनिट्स, तो ये 10 म्यूचुअल फंड के यूनिट्स एक्स्ट्रा इशू कर देगी आपको यूनिट होल्डर को। इससे क्या होगा, यूनिट होल्डर के पास जो उसके पास एग्जिस्टिंग यूनिट्स थे, फॉर एग्जाम्पल 50 यूनिट्स थे, तो 50 की जगह अब उसके पास होल्डिंग हो जाएगी 50 + 10 = 60। तो 60 उसके पास म्यूचुअल फंड के यूनिट्स उसके हाथ में आ जाएंगे, 100 रुपये म्यूचुअल फंड कंपनी के पास ही रहेंगे और वो कहीं ना कहीं यूज हो पाएंगे। इसे कहते हैं डिविडेंड का री इन्वेस्टमेंट हो पाना, कि ना तो री इन्वेस्ट कहाँ पर होगा, म्यूचुअल फंड कंपनी के अंदर में ही इन्वेस्ट हो पाना। तो दिस इज नोन एज डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। NAV सबसे पहले हम निकालेंगे 31 मार्च 2008 की। 31 मार्च 2008 की NAV क्या थी, कैलकुलेट करते हैं। ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमने जो फॉर्मूला सीखा था ऊपर, यानी कि NAV इंटू नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स प्लस डिविडेंड पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड इज इक्वल टू नेट एसेट्स की बुक वैल्यू। NAV इंटू 10,000 हमको पता था, 10% इंटू 10, ये जो 10% डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, यानी कि डिविडेंड पे आउट परसेंटेज है, ये फेस वैल्यू पे निकलता है। फेस वैल्यू कब, जब इनिशियल ऑफर आया था तब जब जो NAV चल रही थी उसी को फेस वैल्यू कहते हैं। तो फेस वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे 10 रुपये, तो 10 रुपये इंटू 10% यानी कि 1 रुपये मल्टीप्लाई बाय 10,000 इज इक्वल टू नेट एसेट मार्केट वैल्यू। मैंने यहाँ पे लिख दिया है मार्केट वैल्यू, क्यों लिखा, क्योंकि इस क्वेश्चन में अक्रूड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम या अदर लायबिलिटी का डेटा नहीं दिया हुआ, तो इसलिए नेट एसेट्स बुक वैल्यू ही आपका बन जाएगा नेट एसेट्स मार्केट वैल्यू। सो NAV मल्टीप्लाई बाय 10,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू अमाउंट इन्वेस्टेड इंटू 1 + HPY। ये मैंने आपको सिखाया हुआ है कि नेट एसेट्स की मार्केट वैल्यू इस तरीके से भी निकलती है, अमाउंट इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई 1 + होल्डिंग पीरियड यील्ड। और HPY का फॉर्मूला अपन कैसे निकाल सकते हैं, अपन निकाल सकते हैं, हमें पता है कि MMY इज इक्वल टू HPY टू 365/n। तो HPY आपका क्या हो जाएगा, n ऊपर चला जाएगा, 365 नीचे आ जाएगा, तो MMY मल्टीप्लाई बाय n/365, ऐसे भी कर सकते हैं। तो HPY का फॉर्मूला हम यहाँ पे ये इस्तेमाल करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में MMY दिया हुआ है। देखिए मनी मार्केट यील्ड हमको दी हुई है 153.33%। तो चलिए डेटा पुट करते हैं। NAV इंटू 10,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू अमाउंट इन्वेस्टेड। अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया था मिस्टर एक्स ने, मिस्टर एक्स ने अमाउंट इन्वेस्ट किया था 10,000 यूनिट्स उसने परचेज किए थे, 10,000 यूनिट्स उसने परचेज किए थे, फेस वैल्यू उसकी 10 रुपये थी। तो 10 इंटू 10,000 1 लाख रुपये उसने इन्वेस्ट किए थे, इंटू 1 + 153.33%, दिस इज योर MMY मल्टीप्लाई बाय n।
मैंने आपको सिखाया हुआ है कि अगर क्वेश्चन में डेट्स गिवन है, अलग अलग डेट 31 मार्च, 1 जुलाई, तो आप 365 बाय एन का एन बाय 365 बाय एन का फंडा यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप एन डेज मिलेंगे, तो डेज आपके कैसे कैलकुलेट होंगे? 1 जुलाई 2007 से लेकर के 31 मार्च 2008 तक आपके पास 275 डेज आते हैं। बोथ डेज आर इंक्लूसिव। तो यहाँ पे आप 275 बाय 365 कर दोगे। इसको आप फिर से पूरा का पूरा कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे 115% आ जाएगा। ऐसे करके आप कैलकुलेट करोगे, 115% आपका बन जाएगा 1.15, क्योंकि 115% इज नथिंग बट 115 डिवाइड बाय 100 विच विल गिव यू 1.15। सो 1.15 आ जाएगा। आपके पूरी आप कैलकुलेट करोगे इस तरीके से, तो आपके पास एन जो आएगी वो आएगी 20.50। तो आपके पास एक एन तो आपके पास आ गई 20.50। सो ये आपका 20.50 आ जाएगा। अब जो मैं आपको सिखा रहा था डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट का, ये आपका कंसेप्ट नोटबुक में जाएगा कि नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड के यूनिट्स received due to reinvestment of the dividend amount is nothing but the dividend amount divided by the prevailing NAV of 31st March 2008। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैं 100 रुपये डिविडेंड की बात कर रहा था, तो यहाँ पे 100 रुपये है न्यूमरेटर में, और 10 रुपये जो समय की NAV चल रही थी नीचे आ जाएगा, तो 10 यूनिट्स मिलने वाले थे। बट यहाँ पे डेटा थोड़ा डिफरेंट है, तो चलिए डेटा डाल के देख लेते हैं। हमारे पास डिविडेंड अमाउंट आ रहा है 10,000। हमारे पास डिविडेंड अमाउंट है 10,000 रुपीज़, जो कि आया था 10% मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10,000 डिवाइडेड बाय 20.50, जो हमने अभी कैलकुलेट किया। तो 487.80 यूनिट्स आपके पास आ गए। ये 487.80 यूनिट्स यूनिट होल्डर को इन ल्यू ऑफ डिविडेंड में लेने वाला है। तो उसको जो उसकी होल्डिंग होने वाली है वो होने वाली टोटल यूनिट्स 10,000 उसके पास पहले से थे मिस्टर एक्स के पास, प्लस 487.8 यूनिट्स और हो जाएंगे, तो 10,487.80 यूनिट्स उसके बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे आपका 10,487.80 10,487.80 यूनिट्स उसके बाद बढ़ जाएंगे। चलिए अब आगे का कैलकुलेशन करते हैं। तो हमने यहाँ पे एनएवी भी निकाल ली और उसकी यूनिट्स भी निकाल लिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आ रहा 31 मार्च 2009, जिसमें हमको सिर्फ इतना पता है कि 20% डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था। तो डिविडेंड अमाउंट पहले निकाल लेंगे, कितना था? वो था डिविडेंड पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स 20% इंटू 10। 10 रुपये फेस वैल्यू थी, 20% डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था, यानी कि 2 रुपये पर यूनिट आपको मिलने वाला है। पर यूनिट जो मिलने वाला है वो आपको मिलने वाला है रिवाइज्ड नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स। पहले तो आपके पास 10,000 यूनिट्स थे, तो 10,000 यूनिट्स के हिसाब से आपको डिविडेंड मिल रहा था। अब आपके पास 10,487.80 यूनिट्स हो गए। अब जो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है वो आप 2 रुपये जो पर यूनिट डिक्लेयर हुआ है वो आपको 10,487.80 यूनिट्स पर मिलेगा, और ना कि 10,000 यूनिट्स पर मिलेगा। तो ये आपका अमाउंट होता है 20,975.60। दिस डिविडेंड अमाउंट इज री इन्वेस्टेड एट द रेट NAV ऑन 31 मार्च 2009। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ 20%, यानी कि 20,800 समथिंग जो आपका डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, ये आपका री इन्वेस्ट होगा। री इन्वेस्ट होकर कुछ नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स आपको और मिल जाएंगे, वो और मिल जाएंगे, फिर वो कैरी फॉरवर्ड होंगे। बट एक चीज़ नोटिस करने वाली है दोस्तों यहाँ पे, कि आपके पास एंड में दिया हुआ है 11,296.11 यूनिट्स, आपके पास हैं 10,487.80 यूनिट्स। तो बीच में जो डिफरेंस म्यूचुअल फंड यूनिट्स का है, यही तो शायद आपको डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट करके मिलेगा। सोच के देखिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको 110 यूनिट्स थे, फॉर एग्जांपल 110 म्यूचुअल फंड के यूनिट्स थे, और पहले आपके पास 100 यूनिट्स थे। तो इस 100 यूनिट से 110 यूनिट्स कैसे बने होंगे? ये ऐसे बने होंगे कि 10 म्यूचुअल फंड के यूनिट्स आपको मिले होंगे डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट होके। तो मुझे ये तो समझ में आ गया कि 10 म्यूचुअल फंड के यूनिट्स तो मुझे एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं, और मुझे ये भी पता है कि मुझे 10 ये जो म्यूचुअल फंड यूनिट्स थे वो कितने डिविडेंड अमाउंट के एवज में मिले हैं, 20,000 समथिंग के मिले हैं। तो अगर ये 20,000 मेरे पास दिया हुआ है और म्यूचुअल फंड के यूनिट जो डिफरेंस ये दिया हुआ है, तो इन दोनों को यूज़ करके मैं NAV निकाल सकता हूँ। इन सिंपल वर्ड्स मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो फॉर्मूला आपने नोट किया है, इसमें आपको ये तो पता चल गया कि नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स आपको रिसीव कितने हुए इन री इन्वेस्टमेंट हो गए। आपको ये भी पता है कि डिविडेंड अमाउंट कितना है। जब आपको ये दोनों चीज़ें पता है, तो आप प्रिवेलिंग NAV तो आराम से निकाल सकते हैं। यही चीज़ हमने आगे की है। चलिए देखते हैं। दिस डिविडेंड अमाउंट इज री इन्वेस्टेड एट NAV ऑन 31 मार्च 2009, जो हमको निकालनी है। तो वो फॉर्मूला अगर मैं फिर से पुट करूँ कि नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स रिसीव्ड
due to reinvestment is equal to dividend amount divided by NAV of 31st March 2009 in which I have the data 11296.11 माइनस कर दूंगा 1048.80 यानी कि 808.31 यूनिट्स मुझको एक्स्ट्रा मिले। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा मिले किसके एवज में मिले? डिविडेंड के एवज में मिले। तो डिविडेंड कितना था? 20975.60 और NAV कितनी थी? ये मुझको वेरिएबल है, मुझे निकालना है। तो बस NAV मेरी आ जाएगी 20975.60 डिवाइडेड बाई 808.31 विच विल गिव 25.95। तो ये अभी आपका जाएगा 25.95। तो इस तरीके से आपके NAV, दूसरी NAV आपको निकल आई। अभी थर्ड जो आपको पूछा जा रहा है, थर्ड NAV 31 मार्च 2010 वाली, वो आपको यहाँ पे निकालनी है। यहाँ पे आपको एनुअलाइज यील्ड भी दी हुई है और आपको म्यूचुअल फंड की यूनिट्स भी आपको पता है, सिर्फ आपको NAV निकालनी है। तो हम वही फर्स्ट फॉर्मूला जो हमने आज सीखा वही इस्तेमाल करेंगे। NAV इंटू नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स प्लस डिविडेंड पर इंटू नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स नेट एसेट्स बुक वैल्यू। NAV इंटू 11296.11 ये तो हमारे पास है, प्लस डिविडेंड इस यहाँ पे तो कुछ डिक्लेयर हुआ तो जीरो लेंगे। अमाउंट इन्वेस्टेड टू 1 प्लस HPY, अमाउंट इन्वेस्टेड वही ओरिजिनल रहने वाला है 1 लाख रुपए। 1 प्लस MMY इंटू N बाय 365, यहाँ पे आपका MY 73.52 दिया हुआ है। 1005 दिन, ये 1005 दिन कहाँ से आया? ये आया 1 जुलाई 2007 से लेकर के 31 मई 2010 तक 1005 दिन होते हैं। तो ये आपके 1005 डेज आ गए। 1005 और 365, तो 202.18 आएगा इसका, और 1 प्लस 2.0218 कर देंगे और पूरा सॉल्व कर लेंगे तो NAV आपके पास आ जाएगी 26.75। तो इस तरीके से हमने 26.75, तो इस तरीके से हमने NAV की कैलकुलेशन की अलग अलग टाइम ड्यूरेशंस पे यूजिंग द फॉर्मूला NAV into number of mutual fund units plus dividend into number of mutual fund units, which will give you net assets book value. If you have net assets market value, you can arrive at net asset book value and then you can solve further. So this is one of the ways to calculate NAV. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है टेबल अप्रोच। मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है? मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि आप एक कंसेप्ट नोटबुक बनाएं, जिस कंसेप्ट नोटबुक में आप सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स लिखें, फॉर्मेट्स लिखें, चार्ट्स लिखें, जो कि आपको डायरेक्टली एग्जाम हॉल में काम आएगा। जैसे कि यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, ये जो टेबल बना हुआ है ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में यूजेबल है। ये काफ़ी हेल्पफुल चीज़ें हैं दोस्तों, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। हमें क्लास में अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है, लॉजिक समझाए जाते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल के 3 आवर्स में हमको बस ये बताया जाए कि हमें किस फॉर्मेट में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पहले क्या लिखना है, बाद में क्या लिखना है, क्या ऐड करना है, क्या लेस करना है, वो हम सब कर लें। फटाफट अपना कैलकुलेटर इस्तेमाल करें और क्वेश्चन पे के आंसर पे अराइव हो, यही तो हम चाहते हैं। अगर हमारी तैयारी स्टार्टिंग से वैसे ही हो कि हमारे पास स्टार्टिंग से ही टेबलर फॉर्मेट में डेटा अरेंज्ड हो कि हाँ ये मुझे पहले लिखना है, प्लस करना है, माइनस करना, फाइनल आंसर पे अराइव होना है, तो कितना आसान हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चंस को घर पे बैठ के सॉल्व करना, या मॉक टेस्ट पे सॉल्व करना, या एग्जाम हॉल में इवन सॉल्व करना। तो ये तैयारी मैं आज से आपकी करवाने वाला हूँ कि आपको डायरेक्टली मैं वही चीज़ देने वाला हूँ जो आपको एग्जाम हॉल में कैरी कर पाऊँ। ये जो मैंने चीज़ें आपको फॉर्मूला यहाँ पे लिखाया है, ये डायरेक्टली आप एग्जाम हॉल में लिख सकते हैं। ये NAV इंटू नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स प्लस डिविडेंड पर इंटू नंबर ऑफ, ये आपके जितने भी मैंने आपको कंसेप्ट नोटबुक्स में नोट करा रहा हूँ, ये डायरेक्ट एग्जाम हॉल तक आपके एप्लीकेबल है। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले प्लीज़ उसका फॉर्मूला लिखिएगा, तो जिससे क्या होगा कि आपको पता होगा कि मैं क्या डेटा लिखने वाला हूँ नीचे नीचे, और आपको भी क्लियर होगा कि मुझे क्या प्लस करना है, क्या मल्टीप्लाई करना है। और एग्जामिनर जो होगा उसको भी काफ़ी अच्छा लगेगा कि आपने पहले फॉर्मूला लिखा है फिर क्वेश्चन को सॉल्व किया है, मतलब आपको आपका जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी क्लियर है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और मैं भी आपकी पूरी तैयारी एग्जाम ओरिएंटेड ही करा रहा हूँ। तो चलिए टेबल अप्रोच में आते हैं। टेबल अप्रोच में ये वाला जो टेबल है ये आप बना के रखिए, ये आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सबसे पहला है बिगिनिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। बिगिनिंग वैल्यू इन्वेस्टमेंट नथिंग बट नेट एसेट्स की बुक वैल्यू, बिगिनिंग NAV इंटू नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स। जैसे कि आपने किसी म्यूचुअल फंड यूनिट्स को परचेज किया होगा, तो जब परचेज किया होगा जो उसकी NAV चल होगी उसको हम बिगिनिंग NAV बोलेंगे, और जितने म्यूचुअल फंड यूनिट्स आपने परचेज किए होंगे वो नंबर म्यूचुअल फंड यहाँ आ जाएंगे। सो बिगिनिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपका आ जाएगी। फिर प्लस पोर्टफोलियो अप्रिसिएशन, म्यूचुअल फंड कंपनी का जो पोर्टफोलियो था वो अप्रिशिएट हो गया। मान के चलो उन्होंने जो पूरे इन्वेस्टमेंट लगा रखे थे मार्केट में 2 लाख रुपए लगा रखे थे, अब उनकी वैल्यू 5 लाख रुपए हो गई, तो पोर्टफोलियो में अप्रिसिएशन
कितने का आया, 3 लाख रुपए का आया, तो यहाँ पर वही आएगा, प्लस कर देंगे पोर्टफोलियो अप्रिसिएशन, प्लस कर देंगे इशू ऑफ फ्रेश एट द रेट पीओपी, मतलब म्यूचुअल फंड कंपनी ने कुछ एडिशनल यूनिट्स इशू कर दिए, पहले उनके पास 10,000 यूनिट्स थे, अब उन्होंने 5,000 यूनिट्स और इशू कर दिए। एट द रेट पीओपी का मतलब है पब्लिक ऑफरिंग प्राइस, दिस वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, पब्लिक ऑफरिंग प्राइस में उन्होंने इशू कर दिए, तो अब उनके म्यूचुअल फंड यूनिट्स भी बढ़ जाएंगे और उनके पास जो कैश का सरप्लस है, कॉर्पस है, वो बढ़ जाएगा, तो इशू ऑफ फ्रेश यूनिट आप ऐड करने वाले हो, माइनस कर दो कि यूनिट्स रीपर्चेज एट द रेट आरपी यानी कि रिडेम्पशन प्राइस, मतलब म्यूचुअल फंड कंपनी ने अगर कुछ खुद के यूनिट्स बायबैक कर लिए, तो मार्केट में पैसा उन्होंने दिया होगा और यूनिट्स अपने बायबैक कर लिए होंगे, तो उनके हाथ से एसेट्स चले जाएंगे, तो जब एसेट्स चले जाएंगे तो उनको लेस करेंगे, तो हमने यहाँ पे माइनस कर दिया, प्लस इनकम कुछ उनको रिसीव होगी तो यहाँ पे ऐड हो जाएगी, इनकम डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे यानी कि कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूट किया, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया, रियलाइज अर्निंग डिस्ट्रीब्यूट कर दी अपने म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर्स को, तो यहाँ पे लेस हो जाएगा। माइनस करने के बाद आपके पास क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगा ए और क्लोजिंग नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट आपके पास आ जाएगा बी, तो आप ए बाय बी करोगे तो क्लोजिंग एनएवी आपके पास आ जाएगी। सो ये एक टेबल अप्रोच है जिससे कि आप बिगिनिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट करोगे, आप प्लस माइनस कुछ चीज़ें करोगे, एंडिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आपके पास आ जाएगी यानी कि नेट एसेट की बुक वैल्यू, और एंडिंग नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स आपके पास रहेंगे। ये जो एंडिंग नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स है, ये बेसिकली क्या कहता है, ये कहता है कि अगर मैंने 10,000 यूनिट्स स्टार्टिंग में इशू कर रखे थे म्यूचुअल फंड कंपनी ने, एडिशनल इशू कर दिए 5,000 और रिडीम कर लिए 2,500, तो हुआ क्या होगा, हुआ ये होगा 10,000 प्लस 5,000 यूनिट्स माइनस 2,500 यूनिट्स विच विल गिव यू 12,500 यूनिट्स, तो यहाँ पे क्लोजिंग नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स में 12,500 आ जाएगा और क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आपकी रहेगी, तो क्लोजिंग एनएवी आपके पास आ जाएगी। तो दिस इज क्लोजिंग एनएवी, ये एक तरीका निकालने का। और एक दूसरा अप्रोच है टेबल अप्रोच, ये मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे मटेरियल में दिए हुए हैं, चलिए देखते हैं क्या है ये। सबसे पहले तो हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले टेबल अप्रोच 2 में हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले कैश का क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं, कैश का क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं। वो कैसे निकलता है, वो निकलता है सबसे पहले हम लेंगे ओपनिंग कैश बैलेंस, ओपनिंग कैश बैलेंस निकलता है अमाउंट इशूड माइनस अमाउंट इन्वेस्टेड, अमाउंट इशूड माइनस अमाउंट इन्वेस्टेड। म्यूचुअल फंड कंपनी ने मार्केट से 100 करोड़ रुपए लिए, मतलब 100 करोड़ रुपए मार्केट से लिए और अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स दे दिए, अब इस 100 करोड़ के बैंक अकाउंट में आ गए। ज़रूरी नहीं कि 100 करोड़ एक ही बार में वो पूरा मार्केट में लगा देंगे, नहीं, मान के चलो उन्होंने 98 करोड़ लगा दिए, अब 100 करोड़ में से 98 करोड़ अगर मार्केट में लगा दिए तो बाकी 2 करोड़ कहाँ गए, बाकी 2 करोड़ बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं, तो बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं मतलब कैश, कैश बैलेंस पड़ा हुआ है, तो ओपनिंग कैश बैलेंस आपका कैसे निकला, 100 करोड़ यानी कि अमाउंट इशूड माइनस अमाउंट इन्वेस्टेड 98 करोड़, तो 2 करोड़ आपके पास ओपनिंग कैश बैलेंस आ गया। फिर उसके बाद आएगा एक्सपेंसेस पेड ओनली, आप लेस कर दोगे, सिंस हम कैश का बैलेंस निकालना चाह रहे हैं, क्लोजिंग कैश का बैलेंस निकालना चाह रहे हैं, तो हम वही खर्चे माइनस करेंगे जिसके जो हमने पे किया है, जो हमने पे नहीं किया जो कि अक्रूड है उसको माइनस करेंगे ही नहीं, तो एक्सपेंसेस हम पेड ओनली लेंगे, इनकम भी हम वही लेने वाले हैं जो हमको रिसीव हो गई, जो हमने कमा ली बट हमको मिली नहीं यानी कि अक्रूड इनकम, वो नहीं लेने वाले हैं। कुछ चीज़ हमने सेल कर दी, उसका पैसा हमको जितना भी पैसा हमको मिल गया वही हम सिर्फ ऐड करने वाले हैं, जो बचा हुआ पैसा वो नहीं करेंगे। कोई चीज़ हमने परचेज कर दी तो जितना पैसा हमको परचेज करने के अभी तक पे कर चुके हैं सिर्फ उसी को लेस करेंगे, पूरे पैसे को लेस नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखने वाली हैं कि कभी भी कैश बैलेंस कैलकुलेट कर रहे हो तो जो पैसा आया है सिर्फ उसी को प्लस करो, जो पैसा गया है सिर्फ उसी को लेस करो, ये बेसिक फंडा है। तो सेकंड में आपके पास रहेगा एक्सपेंसेस पेड ओनली, आप लेस कर दोगे अमाउंट रेज्ड फ्रॉम फ्रेश यूनिट्स, आप म्यूचुअल फंड कंपनी ने कुछ फ्रेश यूनिट्स मार्केट में इशू किए, उससे पैसे उठाए तो उसको आपने ऐड कर दिया। इंटरेस्ट इनकम आपको रिसीव होगी तभी आप ऐड करोगे, डिविडेंड इनकम आपको रिसीव होगी तो आप ऐड करोगे। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड, म्यूचुअल फंड कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जितना डिस्ट्रीब्यूट किया उतने लेस करोगे। कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उतने लेस करोगे। सेल ऑफ सिक्योरिटीज ऐड कर दोगे, म्यूचुअल फंड कंपनी ने जो सिक्योरिटीज परचेस कर रखी थी उसमें से कुछ सिक्योरिटी बेच दी, तो बेच दी तो जो पैसा आया उसको आप ऐड करोगे। मान के चलो कुछ सिक्योरिटीज और परचेस कर ली तो जो पैसा गया होगा उसको आप लेस कर दोगे, वही लिखा हुआ है, सेल ऑफ सिक्योरिटीज को आप प्लस कर दोगे, परचेस सिक्योरिटीज आप लेस कर दोगे, तो आपका आ जाएगा क्लोजिंग कैश बैलेंस। क्लोजिंग कैश बैलेंस हमको अगले टेबल में काम आने वाला है, इसलिए हमने सबसे पहले क्लोजिंग कैश बैलेंस निकाला। यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है कि इफ कैश बैलेंस गिवन इन क्वेश्चन अज्यूम क्लोजिंग, इसका मतलब ये है कि अगर आपको क्वेश्चन में टैबुलर फॉर्मेट में किसी भी फॉर्मेट में कैश बैलेंस दिया हो कि कैश बैलेंस इतना रुपए है, 100 लाख है, 200 लाख है, 120 लाख है, आप प्लीज़ नोट लिख के आइए कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि क्लोजिंग कैश बैलेंस है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ऊपर का भले जो भी डेटा है 1 पॉइंट से लेकर के 9th पॉइंट तक क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है वो मेरे लिए क्लोजिंग कैश बैलेंस निकालने के लिए इररेलेवेंट है, क्योंकि मैं अज्यूम कर चुका हूँ कि मेरे को फाइनली क्वेश्चन ने
क्लोजिंग कैश बैलेंस दे दिया है, अब मुझे बस आगे का जो टेबल है उसमें पहुंचना है। मैं और कुछ कैलकुलेशन प्लस माइनस की नहीं करने वाला हूँ उस फिगर में। फॉर एग्जांपल 120 लाख दी हुई है, तो 120 लाख ऑफ क्लोजिंग कैश बैलेंस में मैं ये कुछ एडजस्टमेंट करूंगा ही नहीं, मैं डायरेक्टली इसको अगले टेबल में इस्तेमाल करूंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान देने वाला इंपॉर्टेंट नोट है कि कैश अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो प्लीज़ उसको अज्यूम करो क्लोजिंग, और दूसरा टेबल बनाना शुरू कर दो और दूसरे टेबल को सॉल्व करो। अब देखिए दूसरे टेबल में क्या होगा, क्लोजिंग कैश बैलेंस सबसे पहला क्लोजिंग कैश बैलेंस बन के आ जाएगा। तो जो फर्स्ट टेबल का जो आउटपुट था वो सेकंड टेबल के लिए इनपुट हो जाएगा। तो पहला आएगा क्लोजिंग कैश बैलेंस, उसके नीचे आप कर दोगे मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एट दी एंड। क्वेश्चन में दिया होगा कि एक पीरियड दिया होगा, एक साल, 1 मंथ, उस पीरियड के एंड में मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट क्या थी, यानी कि नेट एसेट की मार्केट वैल्यू, वो क्वेश्चन में दिया ही रहेगा आपको, उसको आप ऐड कर दोगे। नहीं तो मैंने आपको सिखाया हुआ कि मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट निकाली कैसे जाती है, तो उस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। तो सेकंड में आप ये ले रख लिया, इनकम जो अक्रूड है आप यहाँ पे ऐड करोगे, अक्रूड एक्सपेंस को आप लेस करोगे, अदर लाइबिलिटीज को आप लेस करोगे, तो आप नेट एसेट बुक वैल्यू तक पहुंच जाओगे। यही मैं आपको सिखा रहा था कि नेट एसेट्स अगर मार्केट वैल्यू है, यानी कि क्लोजिंग कैश बैलेंस है और ये सब एडजस्टमेंट्स हैं, इनकम, अक्रूड, अक्रूड एक्सपेंसेस, अदर लाइबिलिटीज, उसके एडजस्टमेंट्स करने के बाद आप नेट एसेट बुक वैल्यू एट दी एंड में पहुंच जाओगे। नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट एट दी एंड आपके पास है, बिगिनिंग आपके पास थे, प्लस कर दोगे फ्रेश यूनिट्स, माइनस कर दोगे रिडीम यूनिट्स, तो आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स एट दी एंड। तो ये एट दी एंड और नेट एसेट्स बुक वैल्यू एट दी एंड आपके पास है, तो आपके पास एन ए वी एट दी एंड आ जाएगी 6/7 करके। तो ये आपको एन ए वी निकालने का एक और तरीका टैबुलर अप्रोच है, जिसमें सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने एक क्लोजिंग कैश बैलेंस निकाला। क्लोजिंग कैश बैलेंस निकालने के बाद उसको मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट यानी कि नेट एसेट्स मार्केट वैल्यू तक पहुंचे हम टोटल, फिर उससे हम नेट एसेट्स बुक वैल्यू तक पहुंचे, और हम सभी जानते हैं कि नेट एसेट्स को बुक वैल्यू को जब हम नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट से डिवाइड करते हैं तो एनएवी आ जाती है, तो एनएवी आपके पास आ जाएगी। ये एक और तरीका है एनएवी निकालने का। चलिए इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि ऑन 1 अप्रैल 2012 एबीसी म्यूचुअल फंड इशूड 20 lakhs units at 10 rupees per unit. Relevant initial expenses involved were 12 lakh. It invested the funds so raised in capital market instruments to build a portfolio of 185 lakhs. मतलब हुआ क्या, 20 लाख यूनिट्स उन्होंने इशू किए 10 रुपए की वैल्यू के पर, मतलब 200 लाख रुपए मार्केट से रेज कर लिए। 200 लाख मार्केट से रेज करने के बाद 185 लाख ही सिर्फ उन्होंने लगाया मार्केट में, और 12 लाख रुपए के उनके खर्चे हो गए इनिशियल एक्सपेंसेस। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2012 it disposed of some of the instruments costing 60 lakh for 63 lakh and used the proceeds in purchasing securities for 56 lakh. 60 लाख की थी, ये जो 60 लाख है ना ये 185 में इंक्लूडिंग है। मतलब क्या हो रहा है, 200 लाख रुपए मैंने मार्केट से उठाए, 12 लाख रुपए मैंने इनिशियल एक्सपेंसेस कर दिए, और बाकी पैसे कुछ मैंने 185 लेके मार्केट में पैसे लगा दिए म्यूचुअल फंड कंपनी ने। अब इन 185 में से कुछ इनके सिक्योरिटी 60 लाख रुपए की जो उन्होंने परचेज की थी वो इन्होंने बेच दी 63 लाख में, और कुछ परचेज कर ली 56 लाख में। फंड मैनेजमेंट एक्सपेंसिव फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल वाज 8 लाख, ऑफ विच 10% वाज इन एरियर। इन एरियर का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, मतलब 10% अक्रूड है इसमें से। इन अप्रैल 2012 द फंड अर्न डिविडेंड अमाउंट ऑफ 2 लाख रुपीज एंड इट डिस्ट्रीब्यूटेड 80% ऑफ द रियलाइज अर्निंग्स। डिविडेंड अमाउंट ऑफ 2 लाख से उनको फंड ने कमाए, और रियलाइज अर्निंग्स का 80% लिखा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों ध्यान देने वाली, रियलाइज अर्निंग्स सिर्फ डिविडेंड नहीं होता, रियलाइज अर्निंग्स का मतलब होता है डिविडेंड और कैपिटल गेन दोनों। इसका मतलब ये हुआ कि जो म्यूचुअल फंड कंपनी ने डिविडेंड कमाया 2 लाख रुपए, मतलब उनको रिसीव हो गया, वो 2 लाख रुपए उनको जो मिल गया वो तो आएगा ही आएगा रियलाइज अर्निंग में, कैपिटल गेन भी आएगा। अब कैपिटल गेन कैसे निकलता है, म्यूचुअल फंड कंपनी ने कुछ इन्वेस्टमेंट बेचे, हमने क्वेश्चन में देखा कि 63 लाख में बेचे 60 लाख की चीज़, मतलब 3 लाख रुपए इनको कैपिटल गेन हो गया ना। ये कैपिटल गेन जो है 3 लाख रुपीज़ और 2 लाख रुपीज़ डिविडेंड, ये दोनों हमें काम आएगा रियलाइज अर्निंग्स निकालने में। और रियलाइज अर्निंग्स निकाल लेंगे हम लोग तो कितना डिस्ट्रीब्यूट किए उस वो भी निकाल लेंगे, क्योंकि उसे 80% मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रियलाइज अर्निंग्स का मतलब सिर्फ डिविडेंड नहीं होता, इसका मतलब डिविडेंड और कैपिटल गेन दोनों होता है। ऑन 30 अप्रैल 2012 द मार्केट वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो 198 लाइक, तो मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट हमको दिया हुआ है 198। Mr. Akash and investor subscribed to 100 units on 1 April 12 and disposed of the same at closing NAV on 30 April 12. What was his closing NAV? एन एनुअल रेट ऑफ अर्निंग। एनुअल रेट ऑफ अर्निंग मतलब रिटर्न या यील्ड, जो कैलकुलेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं वो तो हम निकाल लेंगे। सबसे पहले क्लोजिंग एनएवी निकालते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन के आंसर पे आते हैं।
सबसे पहले हम करने वाले हैं कैश बैलेंस का कैलकुलेशन। सबसे पहले हम निकालेंगे ओपनिंग कैश बैलेंस। ओपनिंग कैश बैलेंस कैसे निकलेगा? 20 लाख इंटू 10, मतलब 200 लाख रुपए मार्केट से उठाए और 185 लाख के अमाउंट इन्वेस्ट कर दिए, तो 15 लाख तो ओपनिंग कैश बैलेंस हो गया। एक्सपेंसेस इनिशियल जो उन्होंने पे किया, हम अज्यूम करें पूरा ही पे कर रहे हैं, तो 12 यहाँ पे लेस कर देंगे अब। सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ यहाँ पे आ जाएगा 63 लैक्स, मतलब आपने बेचे तो आपको पैसे आएंगे 63 लाख, तो प्लस 63 कर दोगे। परचेज कर लिया आपने सिक्योरिटीज़ -56, तो जो आपने परचेज की वो -56। एक्सपेंसेस फंड मैनेजमेंट के पेड वाले ही आपको लेने हैं, मतलब 8 लाख रुपए जो आपके एक्सपेंसेस थे, इसमें से 10% अक्रूड है, मतलब 90% आप पे कर चुके हो। 90% पे कर चुके हो, मतलब 100 माइनस 10 यानी कि 90% 8 लाख की 7.2 लाख, इतने एक्सपेंस आप पे कर चुके हो, तो हम यहाँ पे लेस कर देंगे। डिविडेंड रिसीव्ड यहाँ पे आ जाएगा 2। रियलाइज अर्निंग्स डिस्ट्रीब्यूटेड जो मैं आपको सिखा रहा था, वो कैसे निकलेगी? वो ऐसे निकलेगी, सबसे पहले तो हम रियलाइज अर्निंग्स निकाल लेते हैं। वो कैसे निकलेगी? वो निकलेगी, डिविडेंड आप 2 लिखोगे, कैपिटल गेन भी ऐड करोगे। कैपिटल गेन कैसे निकलता है? 63 में 60 लैक्स की चीज़ को 63 लैक्स में अगर बेचोगे तो 3 लाख का कैपिटल गेन अराइज होगा। ये कैपिटल गेन आप ऐड कर दोगे डिविडेंड में, तो आपके पास टोटल रियलाइज अर्निंग आ जाएगी, और इस रियलाइज अर्निंग्स का 80% निकालोगे, यानी कि 4 लाख, तो इतना आपने रियलाइज अर्निंग डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। इस क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि रियलाइज अर्निंग्स आपको सिर्फ डिविडेंड नहीं लेना, आपको कैपिटल गेन भी लेना है। तो इस तरीके से आप लेस 4 कर दोगे, क्लोजिंग कैश में आपके पास 0.80 आ जाएगा। ये फर्स्ट टेबल का आउटपुट मेरे लिए बन जाएगा, अगले टेबल का इनपुट, और ये 0.80 मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। अगला टेबल मैं बनाने वाला हूँ जिसमें मैं लिखूंगा क्लोजिंग कैश बैलेंस 0.80, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट दी एंड 198, अक्रूड एक्सपेंसेस फंड मैनेजमेंट के 8 इंटू 10% 0.80 लेस कर दूंगा मैं यहाँ पे। अक्रूड एक्सपेंसेस है, मतलब ऐसे खर्चे जो मैं इनकर तो कर चुका हूँ बट मैंने पे नहीं की। मान के चलो मुझको मेरे को पेबल तो है बट मैंने अभी तक पे नहीं की, तो मैं बेसिकली कैश बेसिस से अक्रूवल बेसिस के अकाउंटिंग में आ रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं बुक वैल्यू तक पहुँचने वाला हूँ नेट एसेट्स की, तो मैं अक्रूड एक्सपेंसेस को लेस कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे 8 इंटू 10%, मतलब 7.2 लाख जो ऊपर थे, 7.2 लैक्स में पे कर चुका हूँ और 0.80 लैक्स में पे नहीं किया हूँ, तो मैंने यहाँ पे लेस कर दिया। तो नेट एसेट की बुक वैल्यू दी एंड मेरे पास 180 आ गई। क्लोजिंग नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 20 लाख इशू किए थे इन्होंने, तो वही अपन ले लेंगे। सेम, कुछ प्लस कुछ माइनस होने नहीं वाला। सो एनएवी आपको बता देगी 9.90। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन में निकालना था कि क्लोजिंग एनएवी क्या है, तो हम निकालिए। अब हम आएंगे एनुअल रेट ऑफ अर्निंग्स। एनुअल रेट ऑफ अर्निंग यानी कि एमएमवाई। तो हम एमएमवाई कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे एनएवी बेसिस पे निकालेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में भी म्यूचुअल फंड यूनिट्स 100 थे आकाश के, और अंत में भी उसके 100 म्यूचुअल फंड यूनिट्स थे। तो जब म्यूचुअल फंड के यूनिट्स चेंज ही नहीं हो रहे, तो इट्स बेटर कि आप रिटर्न जो है वो एनएवी बेसिस पे निकालें, ना कि टोटल बेसिस पे। सो एनएवी बेसिस पे हमने क्या फॉर्मूला सीखा हुआ है? डिविडेंड पर यूनिट कैपिटल गेन पर यूनिट प्लस क्लोजिंग एनएवी माइनस बिगिनिंग एनएवी अपॉन बिगिनिंग एनएवी इंटू 100। ये आपका एचपीवाई का फंडा होता है, मल्टीप्लाई बाय 12/n। सिंस 1 मंथ ही दिया हुआ है तो आप 12/n कर लो। तो 4 लाख, यानी कि टोटल डिविडेंड आपको 4 लाख प्लस कैपिटल गेन पर यानी कि रियलाइज अर्निंग्स। सो 4 लाख आपके निकले थे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड, ये रहा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड। इतना आपका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हुआ था किसको? इन्वेस्टर को। तो ये 4 लाख आ जाएगा यहाँ पे। डिविडेंड और कैपिटल गेन दोनों रियलाइज अर्निंग थी, डिस्ट्रीब्यूट होती, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड के यूनिट्स 20 लाख यूनिट्स। तो 4 लाख अपॉन 20 लाख यूनिट्स आकर आ जाएगा कि आकाश को टोटल रियलाइज अर्निंग पर यूनिट कितनी मिली, क्योंकि अभी जो हम निकाल रहे हैं ये आकाश के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल रहे हैं। तो आकाश को डिविडेंड पर यूनिट कैपिटल गेन कितना मिला? 4 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख यूनिट्स। जबकि जो कंपनी है, यानी कि म्यूचुअल फंड कंपनी, उसके लिए 2 लाख का डिविडेंड था और कंपनी के लिए 3 लाख का डिविडेंड, 3 लाख का कैपिटल गेन था, तो 5 लाख कंपनी को रियलाइज अर्निंग्स हुई। कंपनी को, म्यूचुअल फंड कंपनी को 5 लाख हुई, इसमें से 4 लाख डिस्ट्रीब्यूट किए। तो जो आकाश की एनुअल रेट ऑफ अर्निंग है वो 4 लाख के हिसाब से निकलेगी, ना कि 5 लाख के हिसाब से। ये बात ध्यान रखिएगा। तो 4 लाख यहाँ पे इसलिए आएगा ना कि 5 लाख आएगा। प्लस 9.90 माइनस 10, 9.90 हमने जो क्लोजिंग एनएवी अभी कैलकुलेट की, माइनस बिगिनिंग एनएवी 10, उस पर सब्सक्राइब किया था उसने, डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 इंटू 12/1 मंथ। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 12% पर एनम आ जाएगा। एनुअल है तो जो चीज़ एनुअल होती है मतलब पर एनम होती है, तो 12% पर एनम आपका आंसर आ जाएगा। आपको आंसर में दिया हुआ है 9.9 और 12%। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं ये क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13।
A mutual fund made an issue of 10 lakh units of 10 rupees each on January 1, 2008. No entry load was charged. It made the following investments: 50% equity shares at that 160, मतलब 160 उसकी मार्केट प्राइस चल रही है और 100 रुपये 100 रुपये उसकी फेस वैल्यू है. 7% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, 9% डिबेंचर्स अनलिस्टेड, 10% डिबेंचर लिस्टेड, टोटल आ रहा है 98 लाख रुपीज़. मतलब अभी तक पढ़ने का क्वेश्चन में समझ में आया कि 10 लाख यूनिट्स 10 रुपये के, यानी कि 1 करोड़ रुपए मार्केट से कंपनी ने लिए और 98 लाख मतलब 100 लाख रुपए लिए और 98 लाख रुपीज़ के अलग अलग इन्वेस्टमेंट कर दिए. 2 लाख रखे होंगे अपने बैंक अकाउंट में और क्या. तो ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड ऑफ 12 लाख वर रिसीव्ड ऑन इक्विटी शेयर्स. इंटरेस्ट ऑन ऑल टाइप्स ऑफ डेट्स सिक्योरिटी रिसीव्ड एज एन ड्यू. मतलब इंटरेस्ट भी मिल गया था और डिविडेंड भी मिल गया. At the end of the year, equity share and 10% debenture are quoted at 175%, 90% respectively. ये जो quoted at होता है 175%, 90%, ये उनकी फेस वैल्यू पर होता है कि कोई चीज़ 100 रुपये की थी, 100 रुपये की उसकी फेस वैल्यू थी, आज उसका जो कोटेड है वो 175% पे है. मतलब 100 रुपये की जगह वो 175 रुपये का हो गया, तो 175% हो गया उसका. या 90% है तो 100 रुपये का मतलब 90% 90 रुपये, तो 90 रुपये 10 रुपये कम हो जाएगा. तो इसका मतलब आप ये समझिए कि जो उसकी फेस वैल्यू है उस पे ये कोटेड निकाला जाता है 175%, 90%, ना कि उसकी आज की मार्केट प्राइस पे. ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इस क्वेश्चन में कि कोटेड एट 175% या कोटेड एट 90% लिखा रहेगा तो आपको उस चीज़ की पहले फेस वैल्यू निकालनी है कि उसकी फेस वैल्यू कितनी है, उस पर फिर ये जो परसेंटेजेस है वो अप्लाई करना है. उसकी मार्केट वैल्यू मान के जो 2000 रुपये हो मुझे मतलब नहीं है, मुझे उसकी फेस वैल्यू जाननी है. उसकी फेस वैल्यू अगर 100 रुपये है ना, तो 100 रुपये के हिसाब से मैं कैलकुलेट करूंगा उसका कोटेड एट 175%, ना कि 2000 रुपये के वैल्यू से. तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोटेड एट हमेशा फेस वैल्यू पे निकलता है. अदर इन्वेस्टमेंट आर एट पार मतलब जो उनकी वैल्यू दी हुई क्वेश्चन में वही आपको लेनी है आगे भी. फाइंड आउट द NAV per unit given the operating expenses paid during the year amounted to 5 lakh. Also find out the NAV if the mutual fund had distributed a dividend of 0.80 per unit during the year to the unit holders. तो चलिए देखते हैं कैश बैलेंस का कैलकुलेशन करते हैं. कैश बैलेंस का कैलकुलेशन निकलेगा ओपनिंग कैश बैलेंस इज 10 लाख इंटू 10 माइनस 98 लाख, 2 लाख रुपए. तो मैंने आपको कहा ही था. डिविडेंड का 12 लाख रुपए मिल गया. अब इंटरेस्ट रिसीव्ड कैसे कैसे निकलेगा. इंटरेस्ट रिसीव निकलेगा 8 लाख का 7%, 5 लाख की 9%, 5 लाख का 10%, ऐसे करके आपका निकला अलग अलग इंटरेस्ट. टोटल इंटरेस्ट 1.51 आ जाएगा. ऐड कर देंगे इसको भी. एक्सपेंसेस पेड को लेस कर दोगे 5 लाख को, तो क्लोजिंग कैश बैलेंस 10.51 आ जाएगा. ये 10.51 इस टेबल का आउटपुट मेरे लिए अगले टेबल का इनपुट बन जाएगा. वो क्लोजिंग कैश बैलेंस क्लोजिंग कैश में आपका 10.51 आ गया. अब मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट एट दी एंड इस क्वेश्चन में नहीं दी हुई है. आपको कैसे निकालनी है. आपको ऐसे निकालनी है कि जो एंड में वैल्यूज दी हुई थी 175%, 90% एट पार, ये जो आप वैल्यूज निकालोगे रिवाइज्ड वैल्यूज, ये आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स एट दी एंड होने वाली है. मतलब म्यूचुअल फंड कंपनी ने जब पैसे लगाए बिगनिंग में अपने इन्वेस्टमेंट्स में, तो उन इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू थी 98 लाख रुपीज़. ये 98 लाख रुपीज़ दिख रहा है, ये थी 98 लाख रुपीज़ उनकी मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स फॉर द म्यूचुअल फंड कंपनी एट द बिगनिंग थी. अब उसमें प्लस माइनस कुछ कुछ हुआ होगा, वो होने के बाद एक मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट द एंड निकाली जाएगी, जिसे क्लोजिंग कैश बैलेंस में ऐड करेंगे और कुछ अक्रूड प्लस माइनस चीज़ें करेंगे तो नेट एसेट बुक वैल्यू तक कराए हो जाएंगे. नेट एसेट बुक वैल्यू जैसे ही आ गया, क्लोजिंग नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स निकाल लेंगे और NAV आ जाएगी बाहर. तो काफ़ी सिंपल हो गया. सो इक्विटी शेयर्स में कहा गया कि 50,000 इक्विटी शेयर है 100 रुपये के इंटू 175%, 87.50 लैक्स. मतलब 50,000 इक्विटी शेयर्स हैं 100 रुपये के. 160 को इस्तेमाल मत कीजिएगा. 80 लाख का 175% मत करना. ये बहुत बड़ा मिस्टेक स्टूडेंट से हो सकता है. मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो कोटेड होता है फेस वैल्यू पे होता है. तो हमें यहाँ लिखा हुआ है 50,000 इक्विटी शेयर्स और 100 रुपये ईच. तो जब 100 रुपये का है यानी कि 100 रुपये उसकी फेस वैल्यू होगी, तो 100 रुपये जब उसकी फेस वैल्यू तो 100 इंटू 50,000 करेंगे, ये जो वैल्यू आएगी इसका 175% होने वाला है. तो 100 इंटू 50,000
इसका 175% करोगे तो 87.50 आएगा। वैसे ही 7% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 8, 9% अनलिस्टेड 5, 10% डिवेंचर लिस्टेड 5 इंटू 90%। सिंस इस क्वेश्चन में अलग से मुझे मार्केट वैल्यू नहीं दी हुई है 10% डिवेंचर्स की, मतलब मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू जब लगाए होंगे पैसा सेम ही होगी, तो जो बुक वैल्यू है वही 5 लाख रुपीज़ है, तो 5 लाख का 90% 4.5 कम हो गई, तो टोटल किए तो 105.00 आ जाएगा। 105.00 अपने पास क्वेश्चन में अकूड एक्सपेंसेस या अकूड इनकम या अदर लायबिलिटी नहीं है, तो डायरेक्टली आपका नेट एसेट्स बुक वैल्यू एट दी एंड आ जाएगा, प्लस माइनस कुछ करना नहीं, 115.51 आएगा, नंबर यूनिट्स 10 आ जाएगा, क्लोजिंग एनएवी 11.55 आ जाएगा, मतलब आपके पास क्लोजिंग एनएवी तो आ गए। अब क्वेश्चन में एक और रिक्वायरमेंट थी कि ऑल्सो फाइंड आउट द एनएवी, एक और एनएवी निकालो अगर म्यूचुअल फंड ने 0.80 पर यूनिट का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो पार्ट 2 कैसे निकलेगा? पार्ट 2 निकलेगा नेट एसेट्स बुक वैल्यू बिफोर डिविडेंड 115.51, यानी कि ये डिविडेंड देने से पहले म्यूचुअल फंड कंपनी के नेट एसेट्स की बुक वैल्यू 115.51 लैक्स थी। अब उसमें से कुछ पैसे यूनिट होल्डर्स को दे दिए, तो उनके पास जो नेट एसेट्स बचे होंगे बुक वैल्यू, वो उनकी रिवाइज नहीं होगी, सिंपल है। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड 0.80 इंटू 10, 0.80 पर यूनिट है, 10 लाख यूनिट्स है, सो 8 लाख रुपीज़ इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो नेट ऐसे बुक वैल्यू आफ्टर डिविडेंड 107.51 आएगा, नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स 10 लाख थे, तो क्लोजिंग एनएवी आफ्टर डिविडेंड 10.75 आ जाएगी। सो ये बेसिकली बहुत सिंपल कैलकुलेशन, अगर आप सिंपली समझ लो कि 115.51 रुपए म्यूचुअल फंड कंपनी के पास थे, फिर म्यूचुअल फंड कंपनी ने 115.51 लैक्स में से 1 लाख रुपीज़ निकाल के दे दिए यूनिट होल्डर्स को, तो उनके पास अब कितने पैसे बचे? उनके पास 107.51 लाख रुपीज़ बचे। 107.51 लाख बहुत पूरे पैसे हो गए, 10 लाख यूनिट्स हैं, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? वो 10.75, तो काफ़ी सिंपल कैलकुलेशन हो गया।